स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट। ब्रिटिश की कैसी नीतियां थी और उसका क्या इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव पड़ा हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे, यहाँ के लोगों पे, वो सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। हर एक लाइन हमें पढ़नी है, सब कुछ समझना है। हिंदुस्तान क्या हो रहा था? बदल रहा था। हर एक स्थिति में जो भी स्थिति होती है, इकोनॉमिक स्फेयर कह सकते हो या फिर आर्ट कल्चर, हर एक जो स्फेयर है सब में जो है बदल रहा था ड्यूरिंग द 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ये जो 200 साल तक ब्रिटिश का रूल था उसके अंदर ये बिल्कुल बदल रहा था, हिंदुस्तान में बदलाव आ रहा था। लेकिन किसी तरह जो प्रभाव है, इंपैक्ट मैंने बताया, इसका मतलब होता है प्रभाव। जो आर्थिक स्थिति में था वो पहले महसूस हुआ दूसरे स्थिति में बदलाव होने से पहले। बदलाव हर जगह हो रहा था, हर एक स्थिति में हो रहा था, लेकिन जो आर्थिक स्थिति में बदलाव था वो बाकी से पहले महसूस हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज थे, वेयर ट्रेडर्स, कैसे थे वो? व्यापारी थे। और व्यापार करने के लिए ही यहां पर आए थे, मतलब व्यापार के रास्ते से ही आए थे। ये यहां पर आकर पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? सेटल हो जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, यानी कि बस जाते हैं बिल्कुल, ताकि क्या कर सके? ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। इवन इफ इसका मतलब चाहे लोगों का शोषण करना हो, लोकल्स यानी जो वहां के लोग रहते हैं, जहां आप व्यापार करने गए हो वहां के लोकल्स को आप उनका नाजायज इस्तेमाल करो, चाहे इसका मतलब यही हो। तो ये जो रवैया था, एटीट्यूड मतलब क्या होता है? रवैया था। ये बदला नहीं तब भी जब रूलर्स इंडिया के थे, है ना। इवन व्हेन दे बिकेम, जब वो रूलर्स बने इंडिया के, इंडिया पे राज करने लगे, तब भी। तो पहले तो आए ट्रेडर्स की तरह, इंटर किया इंडिया के अंदर। उसके बाद जब इनकी प्रॉफिट्स बढ़ते गए, इनको दीवानी मिली, फिर धीरे धीरे जब ये रूलर बने तो भी इनका रवैया लोकल के लिए नहीं बदला। और इसीलिए और इसीलिए क्या हुआ कि इनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, उसकी बात कर रहा है, जो पॉलिसीज होती हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा यहाँ के कॉमन लोगों के ऊपर, यानी जो आम जनता है उसकी जिंदगी के ऊपर। अब ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, पारंपरिक तौर पे इंडियन इकोनॉमी। अब जैसे किसी को ना कि भाई इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो भाई अर्थव्यवस्था होती है। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, जो पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है, पारंपरिक तौर पे चली आ रही है। हाँ भाई, खेती बाड़ी करना है, कमाना खाना है, सो जाना है, इस तरह का। तो जो हिंदुस्तान है अपना, वो मेजरली का मतलब बड़े पैमाने पे क्या था? मेनली क्या था? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था। यानी इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? खेती बाड़ी वाली अर्थव्यवस्था थी। एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी जनसंख्या का, पॉपुलेशन का, वो गांव में रह रहा है। और सिर्फ कुछ ही लोग, स्मॉल परसेंटेज, कुछ लोग टाउन यानी नगर में रह रहे हैं, विलेज जो विकसित हो गए हैं नगर में। अच्छा, विच वेर यूजुअली ट्रेडिंग सेंटर्स। और ये टाउन्स यानी ये जो नगर कौन है? मेनली कौन सी जगह है? वो जगह है जो व्यापार करने की जगह है, या फिर राजधानी है किसी प्रांत की, या किसी जो है साम्राज्य की, किंगडम की, या फिर प्रोविंस यानी प्रांत की, किसी स्टेट की जो राजधानी है वो, या फिर व्यापारिक जगह है, व्यापार करने की जगह। तो वो जगह, वहां पे सिर्फ कुछ ही लोग रहते हैं, बाकी सारी के सारी जनता कहाँ रह रही है? कॉमन लोग सब गांव में रह रहे हैं। जो गांव है वो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, यानी कि अपने से कुशल है ना। सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि खुद से ही चीजें बना लेते हैं गांव वाले ही मिलकर, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स हैं प्रोडक्शन के, यानी कि सारा कुछ हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता है। खास तौर से बन ही क्या रहा है वो भी देखो, प्रोडक्शन में देखो, खास तौर से खेती बाड़ी हो रही है और कुछ हाथों से चीजें बनाई जा रही हैं कारीगरों के द्वारा। यही मेन सोर्सेज है, यही मेन संसाधन है जीवन के, जीविका के, लिवलीहुड, खाने पीने के लिए जो मेन संसाधन है, या तो खेती बाड़ी या तो हाथों से कुछ काम कर लेना, है ना, कुछ चीजें बना लेना, जैसे घड़े वगैरह बनाना, मूर्ति कला करना, ये सारी चीजें, है ना, बुनकर वगैरह, ये सब। जो हिंदुस्तान के गांव हैं वो ज्यादातर, उसके ऊपर कब्जा किनका है?
फार्मर्स का है यानी किसानों का है, पॉटर्स जो कि बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, या फिर वीवर यानी जो बुनकर हैं, या फिर ब्लैक स्मिथ जो लोहार हैं, या फिर कारपेंटर जो बढ़ई हैं। ज्यादातर जो है गांवों पे इन्हीं का कब्जा है। का मतलब क्या है, गांवों में ज्यादातर यही लोग हैं, यही लोगों से गांव घिरा हुआ है। अच्छा, क्या रास्ता है कि विलेजर्स जो है अपना योगदान दे रहे हैं इकोनॉमी में? वो इकोनॉमी में किस तरह से हिस्सा लेते हैं, किस तरह से अपना जो है भाग लेते हैं? वो टैक्स पे कर रहे हैं। और कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं कि डायरेक्टली जो है कि उनका कोई पार्टिसिपेशन हो। तो पार्टिसिपेशन किसकी वजह से है? टैक्स पे कर रहे हैं भाई, इकोनॉमी में उनका भी हिस्सा है। टैक्सेस जो है अक्सर कैसे पे किए जा रहे हैं? काइंड में, है ना, एंड वेयर कलेक्टेड, और कलेक्ट हो रहे हैं यानी लिए जा रहे हैं डायरेक्टली किसके द्वारा? राजा के अधिकारियों के द्वारा। अब ये काइंड क्या होता है? कैश तो तुमने सुना होगा, पैसे में दे दिया, ठीक है। काइंड का मतलब होता है कि कोई हम सर्विस दे दें या उसके बदले कोई चीज दे दें, कोई सेवा प्रदान कर दें किसी कीमत के बदले में, तो दैट इज मेंट काइंड, ठीक है। तो अब भाई कैश तो उतना चल नहीं रहा था, तो लोगों के पास जो भी सेवा वगैरह थी वो सेवा वगैरह प्रदान कर दी या फिर कोई और चीज वगैरह दे दी, ठीक है। तो काइंड में दिया जा रहा था, और ये कौन कर रहा था? जो राजा के अधिकारी थे वो डायरेक्टली कर रहे थे। कुछ केसेस में ऐसा होता था कि जमींदार जो है वो क्या करता था? वो कलेक्ट करता था, इकट्ठा करता था टैक्सेस लोगों से। अच्छा, किसी तरह ये तो पारंपरिक व्यवस्था है जो तुमने देखी, ये पीछे पारंपरिक व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, हाउएवर क्या हुआ कि जब एडवेंट मतलब ये आए, अंग्रेज आए, तो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे, मेजर मतलब बड़ा बदलाव आया इस इकोनॉमिक सेटअप में। यानी ये जो आर्थिक सेटअप है कि जो पूरा गांव है उसके अंदर ज्यादातर लोहार हैं, बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, और वो लोग टैक्सेस दे रहे हैं। राजा के जो अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, टैक्स कलेक्ट करके इकट्ठा करके जा रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था, इकोनॉमिक व्यवस्था, वो ब्रिटिशर्स के आने से इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। अब यहां पे रेवेन्यू कलेक्शन का व्यवस्था आप देखोगे, तो रेवेन्यू यानी राजस्व, या राजस्व यानी कि इनकम। इनकम किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट क्या करेगी? रेवेन्यू जनरेट करेगी, यानी कि इनकम जनरेट करेगी ताकि वो लोगों के लिए खर्च कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ये अंग्रेज हैं, ये लोगों के लिए खर्च नहीं करेंगे। तो रेवेन्यू, राजस्व की बात हो रही है कि भाई टैक्सेस वगैरह लिए जाएंगे लोगों से। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, ग्रांट किया गया, मतलब मिल गया दीवानी बंगाल की और बिहार की और उड़ीसा की, है ना, 1765 में दीवानी मिलना, यानी कि आप यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। और ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू मिला। तो जो मेन जो चिंता का विषय था कंपनी के शासन का इंडिया में, वो क्या था कि भाई जितना हो सके उतना टैक्स कलेक्ट कर लो। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के संधि के बाद ये जो दीवानी मिली बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, तो ये जो अंग्रेजों का, कंपनी का, अंग्रेजों का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई है, उसका मेन क्या है, मेन मोटो क्या है उनके शासन का, कि भाई सबसे पहले क्या करो, आप ढेर सारी रेवेन्यू जनरेट करो, जितना हो सके उतना रेवेन्यू आपको इकट्ठा करना है। और फिर धीरे धीरे जो कंपनी है उसने क्या किया, विल्डेड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस। विल्डेड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस का मतलब है कि अच्छा खासा जो है अपना प्रभाव चलाया, और ज्यादा एरिया यानी कि और ज्यादा जो क्षेत्र है टेरिटोरियल गेन किया, जहां से कि राजस्व की वसूली हो सके, रेवेन्यू जनरेट हो सके, ठीक है। किसके लिए भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कंपनी जो है पूरी तरह से रिलाइड का मतलब होता है कि निर्भर है किसके ऊपर? पारंपरिक मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर। अभी देखो, अभी उतना बड़ा बदलाव नहीं। अभी क्या कह रहा है कि कंपनी पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर है? रिलायड है किसके ऊपर? पारंपरिक, ट्रेडिशनल जो परंपरा चली आ रही है रेवेन्यू कलेक्शन की, कि भाई गांव वाले जो है कलेक्शन देंगे, राजा का कोई अधिकारी होगा वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगाया इनके ऊपर ज्यादा रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू रेट लगा दिया। जो भी रेट्स होंगे 5%, 10%, 20%, तो उससे बढ़ा के 30, 40, 50 कर दिया। और कलेक्ट कर रहे थे पेमेंट किसमें? कैश में, रोकड़े में। भाई हमको कैश में चाहिए, जो भी प्रोडक्शन हुआ है वही दे दो, एकदम बिल्कुल कैश में। ऑल दो यहाँ के जो कुछ नेटिव ऑफिशियल मतलब वहीं के जो हिंदुस्तान के कुछ अधिकारी हैं, वो कलेक्ट कर रहे थे इस रेवेन्यू को, यानी कि इस टैक्स को। लेकिन जो कंपनी के अधिकारी हैं वही बता रहे थे कि किस तरह से इसको कलेक्ट करना है।
मेथड ट्रेडिशनल चल रहा है, ऑल्दो मेथड ट्रेडिशनल चल रहा है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी बता रहे हैं यहां के अधिकारियों को कि तुमको कैसे कलेक्ट करना है रेवेन्यू को। जो अंग्रेज है वो ये बात भी महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं कि जो कंट्री साइड है यानी गांव का इलाका है वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं है, बल्कि वो कुछ ऐसी चीजें भी उगा सकता है, ग्रो क्रॉप्स, जिसको कि इसकी जरूरत कहां पे है, यूरोप के है। गांव वाले सिर्फ यहां पे हमको रेवेन्यू नहीं दे सकते, बल्कि वो चीजें भी उगाएंगे जो कि हमको यूरोप में जरूरत है, ये वो भी कर सकते हैं। तो अब जब यहां पे एंड हो रहा था 18th सेंचुरी का, तो जो कंपनी है वो कोशिश कर रही है किस चीज की, अपना पूरा दमखम लगा रही है ताकि ये फैला सके जो खेती बाड़ी वाला इलाका है उसको, ताकि ये उगा सके ओपियम और इंडिगो। ओपियम किसको बोलते हैं, अफीम बोलते हैं, हर किसी को पता होगा, ठीक है, वेब सीरीज वगैरह से लेके हर जगह देख ही रहे हो। ओपियम अफीम को बोलते हैं, और इंडिगो जो है ये प्लांट था जो डाई करने के लिए इस्तेमाल होता था। तो इसके लिए ये चाहते थे कि ये कल्टीवेशन आगे बढ़े। तो इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, राजी किया, या तो राजी कर लिया या फिर जबरदस्ती की खेती बाड़ी करने वालों से अलग अलग हिंदुस्तान के हिस्सों में कि तुम पैदा करो दूसरे क्रॉप्स, जैसे जूट पैदा करो बंगाल में, टी पैदा करो आसाम में, और यहां पे शुगर केन गन्ना जो है यूनाइटेड प्रोविंस में, जो कि अब उत्तर प्रदेश है, वो उसमें पैदा करो, और गेहूं पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र में और पंजाब में, और जो चावल है वो मद्रास में। तो ये सारी चीजों के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, या तो राजी किया या जबरदस्ती की कि तुमको ये सारी चीजें पैदा करनी है। अब जो पॉलिसीज यानी जो नीतियां हैं, है ना, वो अंग्रेजों की वो क्या लेके आएंगी। अब ये जो नीति, ये एक पॉलिसी ही तो है, ये एक तरीका, एक पॉलिसी, एक नीति ही तो है कि भाई तुमको अपने यहाँ ये चीजें पैदा करनी है, तुम अपना जो कुछ पैदा कर रहे हो तो सब हटाओ, जो हम कह रहे हैं वो तुमको उपज करना है। तो ये क्या लेके आएगा, आर्थिक रूप से संकट लेके आएगा, क्राइसिस, संकट। किसमें, बंगाल में आया, क्योंकि यहां के जो किसान है, खेती बाड़ी करने वाले पीजेंट फार्मर हैं, वो यहां पे नहीं कर पाए, दे नहीं पाए, ज्यादा रेट ऑफ टैक्सेस नहीं दे पाए जो उनके ऊपर लगा दिए गए थे कंपनी के द्वारा। भाई इतना ज्यादा टैक्स लगाए वो हम कहां से दे पाएंगे, हमारा अपना भी तो बहुत कुछ है ना। तो इसीलिए अब उनके जो डिमांड्स वगैरह थे वो नहीं पूरे हो पाए रेवेन्यू के, ठीक है, बाय द कंपनी ऑफिशियल्स। दो पेजेंट्स के साथ क्या किया इन्होंने, उनको जबरदस्ती मजबूर किया गया कि वो कहीं से उधार लें, बोरो करें पैसा, किससे, मनी लेंडर्स, जो साहूकार होते हैं, साहूकार होते हैं जो वहां पे पैसे वगैरह देते हैं, गांव में जगह पे, हर जगह पे कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलता है कि जो उधार पैसे देता है। अभी तो आधार कार्ड पैन कार्ड लाओ और एक अंगूठा भी चिपकाओ एक एग्रीमेंट पे तो पैसे उधार मिलेंगे। तो उस टाइप का बंदा हर जगह पे उस टाइम पे भी था, बोरो कर रहे थे उससे पैसा कि भाई तुम जाओ किसी साहूकार वगैरह से पैसा मनी लेंडर से लो। हाई इंटरेस्ट रेट होता था साहूकार का, काफी ज्यादा होता है भाई, बैंक में जाओगे तो ढेर सारा बड़ा सा प्रोसीजर होता है। वही किसी जो है कि लोकल वाले के पास चले जाओगे उधार के लिए तो तुरंत तुम्हारा चेकबुक का एक पन्ना फाड़ेगा, आधार पैन कार्ड लेगा और तुम्हें पैसे तुरंत दे देगा तत्काल रूप में। और वही बैंक वाले चक्कर कटवाते हैं, तो बैंक का इंटरेस्ट रेट 11-12% है तो उनका 15-20%। अच्छा वो भी छोड़ो, 15-20 वाली बात नहीं है यहाँ पे, जो बैंक का परसेंटेज रहता है 11-12 से लेके 21-22-36% भी अगर है तो वो आपका ईयरली होता है, लेकिन यहाँ पे 5 से 10% पे पैसा मिलता है, वो भी पर मंथ के अकॉर्डिंग, यानी 1 लाख रुपए पे अगले ही महीने 5,000, अगर 5% है तो 7% है तो 7,000 और 10% है तो 10,000। तो इतना ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा होता है। तो ये इनको मजबूर किया जाता था कि भाई कंपनी को कहीं से भी रेवेन्यू चाहिए, तुम कहीं से भी लाके दो। तो ये मजबूर होकर जा रहे हैं किसके पास, मनी लेंडर साहूकार से ले रहे हैं, और ये चीज इनको धकेल रही है, पुश मतलब धकेल रही है किसानों को, किसमें, डीप डेप्ट यानी कि गहरे कर्ज में इनको डुबो रही है। और अक्सर इनको मजबूर कर दिया जाता था किस चीज के लिए, कि भाई तुम अपनी अब जमीन बेच दो, तुम्हारी जो उधार है तुम्हारी जमीन की कीमत से तो ज्यादा ही हो गया। बंगाल के अंदर अकाल आया 1770 में, और इसने जो है कि 10 मिलियन पॉपुलेशन को पूरा खत्म कर दिया।
एक तिहाई पॉपुलेशन थी ये पूरी। मतलब कि यहाँ पे 10 मिलियन तो यानी 30 मिलियन पॉपुलेशन रही होगी, उसमें से 10 मिलियन लोग जो है वहां पे खत्म हो गए, है ना। 10 मिलियन पीपल एंड वाइप्ड अप अराउंड 17 किल्ड अराउंड 10 मिलियन पीपल, और एक तिहाई जो है पूरी जो है आबादी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब ये अकाल आया किस वजह से? अरे भाई तुम कैश क्रॉप उगवा रहे हो, और कैश क्रॉप जो उगवा रहे हो और उससे तो भाई लोगों का तो फायदा होना नहीं है, खाने पीने को तो उससे मिलना नहीं है ना। जो लोग अपना उगा रहे थे, गेहूं है, चावल है, अपनी चीजें सब्जियां उगा रहे थे, वो सब हटवा के तुमने तो सब चीजें अपने हिसाब से उगवाई। तो ये जो मेन रीजन था, मेन कारण था इस अकाल के लिए, वो ये था कि एग्रीकल्चरल क्राइसिस। अब ये जो आपका खेती बाड़ी वाला संकट है, उसका मतलब क्या है कि आपने रिप्लेस कर दिया, बदल दिया फूड क्रॉप को किससे? कैश क्रॉप से, ताकि ढेर सारा आपको रिटर्न मिल सके। आप उगवा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे कर रही है ऐसा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है तो यहाँ पे फायदा किसको होगा? यहाँ पे फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को ना हो रहा है। कैश क्रॉप उगवा रहे हैं, वो हमारे किसी काम का नहीं है भाई, हम थोड़ी ना कैश क्रॉप खाएंगे, ये आप उठाकर लेके चले जा रहे हैं। और यहाँ पे आपने मना कर दिया हमको फूड क्रॉप बोने से। अब इसकी वजह से पूरे के पूरे बंगाल के अंदर फूड क्रॉप ही कम हो गए। अब उसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे संकट आ गई। अच्छा, ये यहाँ पे अपना हाई रेवेन्यू फुलफिल कर रहे हैं, अपने डिमांड वाला, कंपनी वाला, तो ये तो इनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन फूड क्रॉप ना होने की वजह से पूरा अकाल आ गया बंगाल के अंदर, और इसी की वजह से जो है पूरा शॉर्टेज हो गया था फूड ग्रेन का, यानी खाने पीने की अनाज जो है नहीं रह गए थे, कहीं उगाया ही नहीं, ज्यादा पैमाने पे तो रहेंगे कहां से। और सबसे खास बात यह है कि जो रेवेन्यू था, इनकम जो इस प्रांत से मिल रहा था, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अच्छा, राजा का क्या काम होता है? जैसे हमारी सरकार का क्या काम है? हमारी सरकार का काम है कि हमसे जो भी टैक्सेस लिए जा रहे हैं, टैक्सेस लेके जो रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, राजस्व जनरेट किया जा रहा है, वो सड़कों पे लगाया जाता है, बिजली के खंभे वगैरह लगते हैं, पानी की सप्लाई, गैस के कनेक्शन, ये सारी चीजें सरकार करवाती है। तो यहाँ पे जो पैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही है, भाई तुमको दीवानी यहाँ पे मिल गई इजाजत, तुम पैसा टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो ये पैसा हमारे कल्याण के लिए। जहां से टैक्स लिया जा रहा है वहां के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए कोई कल्याण नहीं हो रहा है। ज्यादातर ये पैसे इंग्लैंड भेजे जा रहे हैं, किस तौर पे? सामान वगैरह के तौर पे, जो परचेस किए जा रहे हैं कलेक्टेड रेवेन्यू से। जो भी राजस्व की वसूली हो रही है, इनकम जनरेट हो रहा है, उस इनकम से इसी देश के अंदर से सामान भेज दिए जा रहे हैं, कहां पे? इंग्लैंड के अंदर भेज दिए जा रहे हैं, खोखला किया जा रहा है पूरे देश को। इसके अलावा जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज है, संसाधन जिसको कहते हैं, जैसे कि सैलरीज वगैरह है ना, और इनकम वगैरह है कंपनी के अधिकारियों का, और जो सर्वेंट नौकर है उनको, ये सब जो है, ये सारी चीजें कहाँ जा रही हैं? ये सारी चीजें उठ के जा रही हैं ब्रिटेन। जैसे अपने यहां भी कोई सऊदी में है, कोई दुबई में है, कोई जो है आपका नीदरलैंड में है, कोई किसी बाहर के देश में है, वो कमा रहा है, तो वो इनकम कहां भेजता है? अपने घर को रिमिटेंस भेजता है ना, वो अपने घर को भेजता है। तो यहाँ पे भी जितने भी इनकम्स हो रहे हैं लोगों के यहाँ इस देश से, इंडिया से, वो कहां चले जा रहे हैं? वो इंग्लैंड चले जा रहे हैं, यूरोप चले जा रहे हैं। तो जो बंगाल की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, तो कंपनी का जो इनकम है वो भी बर्बाद होगा, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किया गया कि एक कोशिश की गई, अटेम्प्ट मतलब कोशिश, कंपनी के अधिकारियों के द्वारा, कि चलो भाई इनको इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें। क्या प्रोत्साहित करें? कि ये लोग इन्वेस्टमेंट करें किसमें? जमीन में, ताकि एग्रीकल्चर और बढ़िया हो सके। तो कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे लोग इन्वेस्टमेंट करें जमीनों में और खेती बाड़ी को बेहतर बनाएं। तो 1773 में क्या हुआ कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने ये फैसला लिया कि भाई रख रखाव किया जाएगा, कि मैनेज किया जाएगा लैंड रिवेन्यू को डायरेक्टली। वैरन हास्टिंग ये है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इजारदारी सिस्टम। अब यही सब सवाल मेनली होते हैं, है ना, बात में भी तुमको ये सब जो है काफी जरूरत पड़ेगी, तो इनको अभी से ही जो है आप अच्छे से समझते चलो। इजारदारी सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन का इन्होंने कहा। अब ये इजारदारी सिस्टम है क्या, ये पढ़ लो। इस व्यवस्था के अंदर, ये जो इजारदारी व्यवस्था है, जो अधिकार होगा क्या करने का? इकट्ठा करने का, कलेक्ट करने का रेवेन्यू,
उसकी बोली लगाई जाएगी किसको? नीलामी में, फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। 5 साल के लिए बोली लगाई जाएगी। किस चीज की बोली लगाई जाएगी? रेवेन्यू कलेक्ट करने की बोली लगाई जाएगी कि भाई इलाके बांट दिए जाएंगे और इलाके बांटने के हिसाब से क्या होगा भाई, बोली लगाई जाएगी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा कि हम इतना कलेक्ट करके इस एरिया से दे देंगे, तो उस बंदे को वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया जाएगा, इजारदारी सिस्टम। लेकिन किसी तरह ये एक्सपेरिमेंट फेल कर गया, क्योंकि जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है जमीन की वो देखी ही नहीं जा रही थी नीलामी करते समय। भाई नीलामी तो आप कर रहे हो कि भाई यहाँ का रिवेन्यू कौन, वहां का रिवेन्यू कौन, जो इतना ज्यादा कलेक्ट करके दे देगा हम दे देंगे। अब किसी ने उठा लिया, किसी बंदे ने, अब किसी बंदे ने कोई एक इलाका, कोई एक गांव ले लिया मान लो। अब पता चल रहा है कि उसने एरिया वाइज तो ले लिया, लेकिन वहां एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ही सही से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में ये एक्सपेरिमेंट कैसा हो गया? फेल कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल जो प्रोडक्शन हो रहा है ना जमीनी एरिया के हिसाब से, वो नहीं देखा गया। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जिनके हाथ में, जिन्होंने बोली लगा रहे थे, जो है ना, जो जिन्होंने जो है यहाँ पे बोली लग रही थी, तो जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्कुल भी इस पे नहीं थे कि भाई किसी तरह से कोई क्वालिटी वगैरह जो है कल्टीवेटेड लैंड की इंप्रूव किया जाए। क्यों? क्योंकि इनको यकीन नहीं था कि अगले 5 साल के बाद हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, अगली नीलामी में, अगली बोली में हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। यही 5 साल का मौका है, क्या कुछ करना है खर्चा बर्चा यहाँ पे। इससे अच्छा है कि बस कलेक्ट करो टैक्सेस वगैरह और देके रफू चक्कर बनो। तो इसीलिए उनको यकीन नहीं था कि भाई दोबारा हमको ये मिल पाएगा, इसीलिए वो ध्यान नहीं देते थे। तो इसके बाद आया परमानेंट सेटलमेंट। अब यहां पे सेटलमेंट यानी कि व्यवस्था, अब यहां पे बोल रहा परमानेंट, स्थायी व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, ये जो खामियां है, शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है खामियां। किसकी खामियां? इजारदारी सिस्टम की। तो इजारदारी सिस्टम की जो खामियां थी उसके लिए, उसको हटाने के लिए लॉर्ड कॉर्नवेलिस, क्या नाम है इनका, कॉर्नवेलिस, गवर्नर जनरल जो है ब्रिटिश इंडिया के, इन्होंने फिर इंट्रोड्यूस किया, ये लेके आएंगे क्या चीज? परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी सिस्टम, एक ही चीजें यहां पे कह रहा है, 1793 में लेके आएंगे। ये शुरुआत में कहां लाया गया? ये बंगाल में लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया, और बाद में इसको फैलाया गया उड़ीसा में भी, आंध्र प्रदेश, भाई तुम भी ये परमानेंट सेटलमेंट ले लो। और फिर उसके बाद जो उत्तर उत्तर जो है कि ये पश्चिम का इलाका है, वहां पे भी इंडिया में आप ये सिस्टम जो है आगे बढ़ा दिया गया। कौन सा सिस्टम? परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो किसकी खामियों को हटाने के लिए? इजारदारी सिस्टम की खामियों को हटाने के लिए। अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है भाई। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? ये जो रेवेन्यू है, जो जमींदार को पे करना है कंपनी को, ये पूरी तरह से मजबूती से फिक्स कर दिया गया और कहा गया कि ये जो तुमको पे करना है, मतलब एक जमींदार पूरे इलाके के लिए, वो इलाका फिक्स होगा, इलाके के लिए जमींदार, जमींदार तुमको सिर्फ इतना पैसा कंपनी को देना है, फर्मली मजबूती से फिक्स कर दिया गया, और ये रकम कभी बढ़ाई नहीं जाएगी। मतलब जो एक बार फिक्स हो गया, तुमको कंपनी को वही देना है। अच्छा ठीक है बाबा, इससे ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे? रख लेना। तो जमींदार जो है बंगाल के, जो कलेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू, वो यहां पे अब पहचाने जा रहे हैं किसकी तरह? ओनर, जमीन के असल मालिक कौन है? वही है। जब तक कि वो रेवेन्यू यानी इनकम यानी टैक्स कलेक्ट करके लोगों से सरकार को दे पा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगातार रेगुलरली, जब तक है, अरे ये सब जमीनें आप ही, क्या, अरे आप ही तो देखभाल कर रहे हैं जमींदार साहब, सब कुछ आपका है। तो जब तक वो लगातार दे रहे हैं यहाँ पे रेवेन्यू अंग्रेजों को, तब तक ये जमीनें आपकी हैं। अगर कोई जमींदार कलेक्ट करता है ज्यादा पैसे, ये सवाल हुआ था ना, जितना यहाँ पे रेवेन्यू फिक्स किया गया है, वसूली फिक्स की गई है, ठीक है भैया रख लो, जितना ज्यादा हो रहा है तुम अपने पास रख लो। जमींदारों को यहाँ पे हेरिडिटरी राइट्स दे दिया गया, वंश वाली। अब्बा बीमार है, बच्चा जाओ, तुम जाओ, बेटा तुम जाओ, अब तुम जो है पूरा वसूली करोगे, बाप बीमार है तो। हेरिडिटरी यानी कि वंश वाली, है ना, राजा का बेटा राजा, जमींदार का बेटा तुम जमींदारी करो। अब ये क्या कर सकते थे? ये जो है बेच भी सकते हैं जमीन को, कहीं गिरवी भी रख सकते हैं जमीन को।
ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये यहाँ पे रियल ओनर है भाई, हेरिडेटरी, ये जमींदारी किसकी है भाई? तो फलाने की है, तो फलाने कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे लैंड कल्टीवेटर है, जमीन के ऊपर जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो किसान है, अब ये किसान किराएदार हो गए। पूरी जिंदगी हमने जिस जमीन पे काम किया, जमीन पे खेती बाड़ी करके अपना पूरा परिवार पाला, अब हम क्या है? किराएदार हैं, है ना, किसके? जमींदार के। और इनका अपना पैतृक अधिकार इन्होंने खो दिया। एंसेस्ट्रल, पूर्वजों के हिसाब से जो मिला जा रहा था कि भाई हम सदियों से इस पे खेती बाड़ी करे चले आ रहे हैं, तो वो अधिकार इनका चला गया। अगर कोई जमींदार पे नहीं कर पा रहा है रेवेन्यू, तो उसकी जमींदारी के अधिकार छीन लिए जाएंगे। ऑक्शन ऑफ का मतलब होता है कि ये किसी और को दे दिया जाएगा, है ना, नीलामी में दे दिया जाएगा, ऑक्शन लग जाएगा। ठीक है, ये सेटलमेंट, ये जो व्यवस्था थी, ये क्या ले लिया? पूरा जो प्रशासनिक अधिकार है और जो न्यायिक अधिकार है, न्यायिक काम है जो जमींदारों का, वो पूरा खत्म हो गया। दिस सेटलमेंट टुक अवे, यानी ले लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो शासन करने वाला, और जुडिशियल फंक्शन और जो न्याय करने वाला कुछ कार्य कर रहे थे जमींदार, वो चीज खत्म हो गई। जमींदार क्या हो गए? महज एक बिचौलिए हैं जो गांव वालों से कलेक्ट करेंगे सारा का सारा रेवेन्यू और दे देंगे किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसका प्रभाव क्या पड़ा इस परमानेंट सेटलमेंट का? कि जो कल्टीवेबल एरिया है, यानी खेती बाड़ी वाला जो क्षेत्र है, वो बढ़ा। क्योंकि बहुत सारी बंजर जमीनों को क्या लेके आया गया? कल्टीवेशन के अंडर लेके आया गया, साफ सफाई करके भाई यहां भी खेती बाड़ी की जाए। और ये जो परमानेंट व्यवस्था है, इसने गारंटी किया, है ना, इसने जो है सुनिश्चित किया स्टेबिलिटी होगी इनकम की। किसके लिए? सरकार के लिए, कि लगातार भाई जमींदार इतना हमको वसूल करके लाएंगे ही, इससे ज्यादा होगा रख लेंगे, इससे कम होगा तो दूसरे को बोली दे देना। थ्रू अ स्टेडी फ्लो ऑफ फिक्स्ड रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू इन्होंने फिक्स करके रख दी थी, तो भाई लगातार यहाँ पे इनकम आ रहा था। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है? अपना मैक्सिमाइज कर पा रही है इनकम। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू को जो फिक्स किया गया था, एक हायर रेट पे फिक्स किया गया था कंपैरिजन टू पास्ट। पहले जितना रेट था उससे ज्यादा पे फिक्स किया गया था। हाँ, लेकिन ये गारंटी दी गई थी कि इसको बढ़ाया नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। अब ये जो इकट्ठा किया जा रहा है टैक्स वगैरह, वो कुछ ही जो है जमींदार हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं, और वो क्या हो गए थे? वो जो है बिकम सिंपलर एंड चीपर फॉर द कंपनी। अब ये जो है काफी साधारण हो गया था और सस्ता हो गया था। भाई जमींदारी कलेक्ट करके पूरे गांव मोहल्ले से लेके चला आ रहा है, रेदर देन डीलिंग विथ 1000 कल्टीवेटर। भाई हजारों किसानों से जाना, लेना, इकट्ठा करना, लोगों को लगाना कंपनी के द्वारा, ये सब तामझाम हटाओ। जमींदार है, जमींदार की जिम्मेदारी कि वो सारा कलेक्ट करके आएगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देगा, बिचौलिए की तरह काम कर रहा है, तो सरकार का खर्चा भी बच गया। अच्छा, इसके लिए, इससे क्या हुआ? एक नया क्लास लॉयलिस्ट का, एक नए वफादार लोग पैदा हुए। किसके लिए? ब्रिटिश के लिए, है ना, इन द जमींदार। जमींदारों में से कुछ ऐसे लोग भी पैदा हुए जो कि बिल्कुल वफादार हैं। जब जमींदार फेल कर जा रहे हैं पे करने को, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या की जा रही है? जब्त कर ली जा रही है। प्रॉपर्टी जब्त करके इसको नीलामी में किसी दूसरे को दे दिया जा रहा है। खेती बाड़ी वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? तो इनका तो पूरा दमन हुआ, इनका तो बिल्कुल नाजायज इस्तेमाल हुआ, इनका शोषण किया गया जमींदारों के द्वारा, जो बढ़ा दे रहे थे किराया फ्रीक्वेंटली, बार बार, और लोगों को बेदखल भी कर दे रहे थे जो किसान हैं, अगर वो पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं तो। इविक्टेड का मतलब होता है बेदखल कर देना है, चलो निकलो तुम जमीन से, अब तुम जमीन पे खेती बाड़ी नहीं करोगे, तुम नहीं दे पा रहे हो। दिस लेड टू, इसकी वजह से जो है पूरी गरीबी आ गई किसके अंदर? कल्टीवेटर, यानी जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उनके अंदर पूरे तौर पे। अच्छा, ये उम्मीद की गई थी, एक्सपेक्ट किया जा गया था कि ये जो स्थायी व्यवस्था की जा रही है, सेटलमेंट की जा रही है, इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज होगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, खेती बाड़ी बढ़ेगा, है ना, क्योंकि रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया है, परमानेंटली अब बढ़ाया नहीं जाएगा। तो चलो भाई, जमींदार वगैरह ध्यान दो कि और ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, तो सरकार को जितना देना है उतना दे देना, बाकी सारा अपने रख लेना। अच्छा, अब ये पैसा तो कभी बढ़ाया नहीं जाएगा भाई रेवेन्यू, तो आप लोग ध्यान दें।
इवन इफ जमींदार की इनकम बढ़ रही है तब भी सरकार को आंख नहीं होगा, भाई ठीक है तुम रख लो यार, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुमको जितना इनकम हो सके निकालो। तो लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था, सरकार ने एक्सपेक्ट किया था कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोग इस पे ध्यान देंगे। ये इंकरेज करेगा जमींदार को कि चलो पैसा वैसा लगाते हैं जमीनों के अंदर ताकि ढेर सारा प्रोडक्शन हो, एक फिक्स रेट दे दे सरकार को, बाकी सारा सरप्लस बचा ले। तो ये चीज सोची गई थी। ज्यादातर जो अमीर जमींदार थे वो क्या कर दिए, ये छोड़ दिए क्या चीज, रेंट का कलेक्शन एजेंट के ऊपर, दलाल के ऊपर। ये अपने नीचे भी एक जो है अपना सबॉर्डिनेट रख दिए, एजेंट रख दिए कि जा भैया तुम कर लेना। अब खुद जाके सेटल हो गए कहां के अंदर, टाउन के अंदर, नगर के अंदर। ये जो एजेंट थे वो क्या कर रहे थे, ये बलपूर्वक एग्जैक्टेड ऑल काइंड्स ऑफ इलीगल टैक्सेस। ये बलपूर्वक क्या कर रहे हैं, पूरे तौर पे इलीगल, जिसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, जबरदस्ती उल्टा सीधा टैक्स वसूल कर रहे हैं। लीगल वन के अलावा भी, जो लेना चाहिए उसके अलावा भी ये रेंट वसूल कर रहे हैं खेती बाड़ी करने वालों से। और इसकी वजह से क्या हो गया, माइजरी में आ गए। माइजरी का मतलब होगा दुख दर्द कष्ट पीड़ा में आ गए एमंग द पीजेंट्स एंड फार्मर्स। ये सबसे ज्यादा जो है कि अब इनको दिक्कत परेशानी हो रही। जमींदार जब खुद ले रहा था तो चलो भाई जितना उसको जरूरत है सरकार को देना है वो ले रहा था, उसके अलावा सरप्लस रख ले रहा था। एजेंट आ गया बीच में, तो अब एजेंट को पता है कि जमींदार को कितना देना है, तो एजेंट क्या कर रहा है, जमींदार वाला तो ले रहा है और उसके अलावा भी जबरदस्ती कुछ अदर टैक्सेस इलीगल भी वसूल कर रहा है अपनी जेब भरने के लिए। मुगल के पीरियड में क्या था कि एक हिस्सा देना था मुगलों को, वो फिक्स कर दिया गया था जमीन के टैक्स के तौर पे। और लेकिन उस समय भी ये टैक्स दे रहे थे, लेकिन उस समय जो खेती बाड़ी करने वाले थे वो एंजॉय करते थे, आनंद उठाते थे इस चीज का कि वो आजाद हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, वही जमीन के असल मालिक हैं खेती बाड़ी के। ठीक है, तो उस समय में ये जो है इनको एंजॉयमेंट था, लेकिन अब तो इनको बेदखल कर दिया जा रहा था। लेकिन ये जो व्यवस्था आई है इसकी वजह से खेती बाड़ी करने वाले जो जमीन पे खेती बाड़ी कर रहे हैं वो अपनी आजादी खो दे रहे हैं और सेल्फ एफिशिएंसी भी खो दे रहे हैं। भाई जो आत्मनिर्भरता है कि भाई हमारा जमीन है, हम उस पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो अब अधिकार तो छिन गया इससे। इसके बाद आया रियोतवारी सिस्टम। कि रियोतवारी सिस्टम क्या है, 1820 में सर थॉमस मुनरो, इन्होंने, ये नाम है इनका सर थॉमस मुनरो, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लाया था रियोतवारी सिस्टम। और कहां लेके आया था, मद्रास क्षेत्र में लेके आया था, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर ये लेके आए। बाद में यही सिस्टम जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। ठीक है, और इस सिस्टम का क्या नाम है, रियोतवारी सिस्टम। रियोत किसको बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो कि कल्टीवेटर्स हैं, जो कल्टीवेट कर रहे हैं। अच्छा, यहां इन इलाकों की बात कर रहे हैं, जैसे मद्रास यानी साउथ का जो इलाका है, महाराष्ट्र का जो इलाका है, इनकी बात हो रही है। यहां पे कोई पारंपरिक जमींदार नहीं था। ठीक है, साउथ के अंदर ये जो सेटलमेंट वगैरह था वो किसके साथ करना था, कल्टीवेटर्स के साथ करना था, और कल्टीवेटर्स को ही रियोट्स कहा गया है। जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उन्हीं के साथ आपको करना है, जमींदारी सिस्टम यहाँ पे पारंपरिक तौर पे नहीं है। ये वो रियोट्स हैं, यानी कि ये वो कल्टीवेटर्स हैं जो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं अपनी जमीन के ऊपर जनरेशन से, सदियों से। कोई जमींदार यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे रियोत है, तो उन्हीं के लिए क्या है, रियोतवारी सिस्टम। तो जो कंपनी के अधिकारी हैं इन्होंने पूरा निरीक्षण किया, निरीक्षण देख रेख सब कुछ करना, जांचना परखना, सर्वे करना, फील्ड यानी मैदानों को, इससे पहले कि यहाँ पे टैक्सेस वगैरह जो है, रेवेन्यू वगैरह लगाया जाए, है ना, कि फिक्स करने से पहले कि रेवेन्यू क्या, यहाँ पे रेवेन्यू डिमांड किया जाए, यहाँ पे क्या टैक्सेशन पॉलिसी लगाई जाए, उसके पहले यहाँ पे सारा कुछ निरीक्षण कर लिया गया। अब यहाँ पे फीचर क्या था रियोतवारी सिस्टम का, रियोतवारी सिस्टम यानी डायरेक्टली कल्टीवेटर से इस व्यवस्था के अंदर, इस सेटलमेंट के अंदर जो किसान है या फिर जिनको रियोत कहा गया उन्हीं के लिए रियोतवारी सिस्टम, ये असल मालिक हैं जमीन के, ये असल मालिक रहेंगे जमीन के जब तक कि जो रेवेन्यू है टाइम पे देते रहेंगे। जब तक आप पैसा टाइम पे दे रहे हो, टैक्स टाइम पे दे रहे हो, तब तक आप यहाँ पे मालिक हो। जो किसान है यहाँ पे रेवेन्यू दे रहे हैं किसको, डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्टर को। रेवेन्यू कलेक्टर जो सरकार की तरफ से चुन के भेजा जाएगा,
रेवेन्यू यानी राजस्व की वसूली के लिए, इकट्ठा करने के लिए जिसको भेजा जाएगा वो रेवेन्यू कलेक्टर है। यहां पे कोई भी बिचौलिया नहीं है, इंटरमीडियरी का मतलब बिचौलिया नहीं है। जैसे जमींदार गांव वालों के बीच में, सरकार के बीच में बिचौलिए का काम करता था, गांव वालों से टैक्स लेता था, सरकार को देता था। तो यहां पे ऐसा कोई बिचौलिया नहीं है। यहां पे सरकार क्या कर रही है, डायरेक्ट अपना अधिकारी भेज रही है और उससे टैक्स कलेक्ट करवा रही है। अच्छा, ये जो लैंड रेवेन्यू है यहां पे फिक्स किया गया कितने साल के लिए, 30 सालों के लिए एक बार में। इसके बाद कभी भी रिवाइज हो सकता है। रिवाइज मतलब दोहराया जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है। घटाया तो कभी नहीं जाएगा, बढ़ाया ही जाएगा। तो यहां पे जो रेवेन्यू है ये फिक्स की गई, कितना, जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका आधा आपको यहां पे हमको देना पड़ेगा। ये रेवेन्यू जो है बड़ी सख्ती से इकट्ठा किया जाता था और कोई छूट, कंसेशन का मतलब छूट नहीं दी जाती थी। अगर आपकी फसल को कोई नुकसान हो गया तो छूट नहीं मिलने वाली आपको। अच्छा, किसी तरह से क्या हुआ कि इस तरह की व्यवस्था भी बिल्कुल क्या हुई, फेल कर गई। क्या कर गई, फेल कर गई। इस सेटलमेंट के अंदर ये निश्चित तौर पे था कि भाई इट वाज सर्टेनली कि पॉसिबल नहीं है कि रेवेन्यू को यानी कि इनकम को एक व्यवस्थित तरीके से कलेक्ट कर पाए। भाई कल्टीवेटर्स हैं तो कल्टीवेटर्स के कैसे जो है डायरेक्टली कलेक्ट कर पाएंगे रेवेन्यू कलेक्टर को भेज के। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसके लिए भी रीजन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेवेन्यू यानी जो वसूली के लिए अधिकारी भेजे गए थे ये लिप्त हो गए थे। इंडल्ज मतलब लिप्त हो गए थे किसके अंदर, हार्श मेजर, जबरदस्ती कठोरता दिखा रहे थे। कोई बंदा अगर पेमेंट नहीं कर पा रहा था या फिर देरी कर रहा था पेमेंट करने में तो उसके साथ बहुत ज्यादा ये सख्ती कर रहे थे। तो इसलिए इसके बाद आया महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम नाम से ऐसा लगता है लेकिन अगर सिर्फ महल कर दे तो काम बन जाएगा। ठीक है, महलवारी सिस्टम कहां लाया गया, मेनली जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ये सब सेंट्रल प्रोविंस के इलाके थे तो उन इलाकों में पहले लाया गया। तो महलवारी सिस्टम है क्या वो भी हम लोग देखेंगे। महलवारी व्यवस्था ये इंट्रोड्यूस की गई, लाई गई कहां पे, सेंट्रल प्रोविंस, मैंने बताया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाके में, और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर यानी कि उत्तर पश्चिम इलाके में भी लाया गया, पंजाब में भी लाया गया। किसके द्वारा लाया गया, ये व्यवस्था लाई गई थी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1833 में। ठीक है, तो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने बताया था भाई महलवारी सिस्टम लेके आओ। क्या है महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम में क्या है, इस व्यवस्था में जो यहाँ पे राजस्व यानी रेवेन्यू यानी इनकम की जो वसूली होगी, सरकार के लिए जो इनकम है दैट इज रेवेन्यू, और जो हम लोग दे रहे हैं पार्ट ऑफ आवर इनकम टू द गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड टैक्स। तो ये जो रेवेन्यू जनरेट करने की व्यवस्था है वो पूरे गांव या पूरे स्टेट के लिए होगी। पूरा एक गांव ले लिया जाएगा या पूरा एक स्टेट ले लिया जाएगा, एक पूरा इलाका लिया जाएगा और उसी इलाके को कहा गया यहाँ पे महल, है ना। इलाका वाइज, गांव वाइज ऐसे कह सकते हो, इस तरह की व्यवस्था दैट इज महल वाइज, तो महलवारी व्यवस्था। ठीक है, एक पूरा इलाका क्षेत्र, जो गांव का मुखिया होगा उसी की जिम्मेदारी रहेगी कि भाई कलेक्ट कर लो पूरे टैक्स को और दे दो ब्रिटिश के अधिकारियों को, उसकी जिम्मेदारी रहेगी। पूरी की पूरी जमीन जो है गांव की वो नापी जाती थी। कब नापी जाती थी, जब वहां पे रेवेन्यू फिक्स करना था। नापी जो भी करके भैया हाँ ठीक है इतना इनकम यहां से ली जा सकती है तो हाँ लगा दो इतना। रेवेन्यू यहाँ पे फिक्स नहीं था और कभी भी जो है पीरियडिकली किसी भी वक्त क्या किया जा सकता था, इसको रिवाइज किया जा सकता था। अब ये जो महलवारी व्यवस्था है इसने क्या कर दी, हटा के रख दिया किसको, मिडिलमैन को। इसने भी बिचौलिए को हटा के रख दिया, कोई मिडिलमैन नहीं है गवर्नमेंट और गांव के समुदाय के बीच में। ठीक है, और जो है यहाँ पे खेती बाड़ी में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। इरिगेशन फैसिलिटी यानी पानी वानी देने की जो व्यवस्था होती है खेतों में, वो इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ पे बेहतर होगी। यहाँ पे भी देखो मिडिलमैन निकल गया, गांव का मुखिया सारा कलेक्ट करके डायरेक्टली गांव ये ब्रिटिश अधिकारी को दे देगा। लेकिन ये जो बेनिफिट था, ये बेनिफिट ज्यादातर किसको बेहतर हुआ, किसको फायदा पहुंचाया, ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही फायदा पहुंचाई ज्यादा। सारे जो तरीके थे रेवेन्यू कलेक्शन के, रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि राजस्व की वसूली के, इनकम के, इसने पूरी तरह से प्रभावित किया गरीबों को, किसानों को।
ये जो है पेरेनियली का मतलब होता है लगातार, पेरेनियली का मतलब होता है लगातार, एक्सक्लूडेड मतलब बाहर रहे, अब वंचित रहे, किससे? कंट्रोल ओवर द लैंड, इनका कोई नियंत्रण नहीं था, लगातार किसानों का कोई कंट्रोल नहीं जमीन के ऊपर, जमीन का मालिक कौन? सरकार। और इसी की वजह से इनके अंदर जो है नाराजगी पैदा हुई एमंग द मेंबर ऑफ द रूरल सोसाइटी, गांव समाज के जो लोग हैं उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा नाराजगी हुई कि भाई हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा, जो बंगाल में लगाया गया था, और जो रियोतवारी सिस्टम हमने देखा कल्टीवेटर्स के साथ किया गया था, ये सब जो है फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी बदलाव था, डिपार्चर था, यानी कि बिल्कुल एक तरफ से दूसरी तरफ व्यवस्था जा रही है। पारंपरिक जो व्यवस्था है उससे बिल्कुल हट के ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बिल्कुल हट के है उस व्यवस्था से। पारंपरिक कैसी व्यवस्था थी? राजा के अधिकारी आते थे, टैक्स लेते थे, चले जाते थे, जमीन का मालिक कौन है? खेती बाड़ी करने वाले किसान। लेकिन ये जो सेटलमेंट्स आए, परमानेंट सेटलमेंट के तहत जो जमींदारी सिस्टम आया बंगाल में, जो रियोतवारी सिस्टम आया साउथ के इलाकों में, और यहाँ पे ये सब जो तरीके हैं ये पूरा फंडामेंटल बुनियादी तौर पे पूरा बदल गया। पारंपरिक जमीनी व्यवस्था जो कंट्री की थी वो पूरी तरह से वहां से बदल गए लोग, एक नई व्यवस्था का नाम है ये सब। जमीन अब क्या हो गई? जमीन एक वैसी चीज हो गई जो बेची जा सकती है, गिरवी रखी जा सकती है या किराए पे रखी जा सकती है। इससे पहले ऐसी चीजें नहीं चलती थी, लेकिन अब ये व्यवस्था इस तरह से चल रही है। और ये प्राथमिक तौर पे किसके लिए किया गया? सिर्फ और सिर्फ किया जा रहा है सरकार के फायदे के लिए, अंग्रेजों के फायदे के लिए। और इसकी वजह से इसने जड़ें हिलाकर रख दी। जो कंटिन्यूटी है ना हिंदुस्तानी गांव वालों की, कि लगातार पाल पोस रहे हैं अपने आप को, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है, इनकी जो स्थिरता है, वो बिल्कुल धराशायी हो गई। शुक कर जाना मतलब हिलाकर रख देना, बिल्कुल हिल गए। अब इसके अलावा बात करते हैं हिंदुस्तानी कारीगरों की और इंडस्ट्रीज की। जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं मेनली तो गांव के अंदर हुआ करते थे या कुछ शाही कारखाने हुआ करते थे, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जब 18वीं शताब्दी की बात हो रही है तो कुछ यहाँ पे मेन इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर दिखेंगे, वो किसके हैं? कपड़ों के हैं, हैंडीक्राफ्ट यानी हाथों से जो चीजें बनती हैं उसके हैं, और दूसरे कला की चीजें हैं और कुछ कारीगरी की चीजें हैं। जैसे कि यहाँ चमड़े के लिए एक बात करा है, टैनरी मतलब चमड़े का काम, परफ्यूमरी यानी कि वही परफ्यूम वगैरह जो आप लगाते हो, और जो है यहाँ पे पेपर बनाने की काम। तो ये इस तरह के भी कुछ काम चल रहे थे। हिंदुस्तान की जो चीजें थी वो काफी फल फूल रही थी मार्केट के अंदर, पश्चिमी मार्केट के अंदर भाई बहुत ज्यादा इसकी डिमांड थी, और वाकई में हिंदुस्तानी इस चीज में काफी माहिर भी रहे हैं बहुत पहले से ही। वाइल इंडियन डिमांड, हिंदुस्तान के अंदर डिमांड किसके लिए? वेस्टर्न प्रोडक्ट के लिए, जैसे ब्रिटिश का वुलन वगैरह है, वो सब जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल था। भाई हिंदुस्तानी जो है वो काफी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे थे और बिल्कुल देसी चीजें बना रहे थे, है ना। कला बिल्कुल इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है हम हिंदुस्तानियों के अंदर, तो इसीलिए जो पश्चिम से जो चीजें आ रही थी उसका डिमांड बिल्कुल नेग्लिजिबल था। अब बल्कि हमारी जो चीजें थी उसका डिमांड पश्चिम में, वेस्ट में बहुत ज्यादा था। इंडिया जो है बड़े पैमाने पे कॉटन प्रोड्यूस कर रहा था, ऐसा प्रोड्यूस करने वाला कंट्री था पुराने जमाने से ही। पुराने जमाने से ही हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पे उगाया जा रहा था कॉटन। अच्छा, इसका बहुत ही गहरा इनविएबल ट्रेड था कॉटन टेक्सटाइल में बिफोर कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश के आने से पहले भी काफी अच्छा खासा जो है गहरा ट्रेड था, यहाँ पे अच्छा ट्रेड हो रहा था, व्यापार हो रहा था कॉटन का इस देश से, है ना, हिंदुस्तान से बाकी देशों में। इनफैक्ट जो हिंदुस्तान के कपड़े वगैरह थे इनकी पूरे दुनिया में रेपुटेशन थी, पूरी दुनिया में इनकी प्रतिष्ठा थी भाई, कि इनका जो इनको जाना जाता था एक्सीलेंस के लिए, कि बहुत बेहतरीन जो है नमूना ये हिंदुस्तान के अंदर कॉटन वगैरह का मिलता है, बनता है। जो बुनकर थे और जो कलाकार थे वो यहाँ पे स्पेशल क्राफ्ट्समैन थे। स्पेशलाइज्ड कैसे थे? क्योंकि यहाँ पे ये जो है वंश वाली ये काम चल रहा था, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन चल रहा था, बाप दादा के जमाने से एक ही काम हो रहा है, इसीलिए ये इसमें बहुत कुशल थे। जैसे बुनकर वगैरह हैं,
जैसे जो है यहाँ पे गोल्ड स्मिथ सोनार है, पॉटर्स कुम्हार हैं, और यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ लोहार हैं। तो इनके यहाँ जो काम चल रहा है ना, ये काम कारीगरी का कैसा चल रहा, वंश वाली, इसीलिए काफी ज्यादा एक्सीलेंस आ गया था इनके में, स्पेशलाइज्ड थे। हिंदुस्तान के जो कलाकार थे वो बिल्कुल कलाकार कैसे थे, आपस में व्यवस्थित थे, ऑर्गेनाइज थे, संगठन बना के इकट्ठे थे गिल्ड्स में। गिल्ड्स किसको बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं। जैसे हर जगह पे देखोगे यूनियन, यूनियन क्या है, यूनियन बात करता है पूरे संगठन की, हर एक लोगों की। तो यूनियन जो डिसाइड कर देता है, भाई सब्जी मंडी में भी तुम देखोगे यूनियन होता है, कोई जो है इतनी कीमत से ज्यादा सामान नहीं बेचेगा। वैसे ही व्यापार मंडल में भी यूनियन होता है, हर व्यापारी भाई अपना अपना इन लोगों का संगठन होता है कि किस चीज की कीमत कितनी रखनी है, कितनी नहीं रखनी है। तो ये गिल्ड्स में रहते थे, किसमें रहते थे, गिल्ड्स में। गिल्ड्स का मतलब होता है मंडली, समाज बना के रहते थे, है ना। समाज डिसाइड करता था कि क्या कुछ होना है, कैसे होना है। तो इसकी वजह से इनके हितों की सुरक्षा हो रही थी। जो प्राइसेस थे वो कंट्रोल्ड थे, क्या लिखा है, कंट्रोल, नियंत्रण रहता था प्राइसेस पे। भाई मंडली समाज ने कह दिया इसकी कीमत इससे ज्यादा नहीं लेनी, तो कोई उससे ज्यादा कीमत नहीं ले सकता, है कि नहीं है। और क्वालिटी पे भी इनका, क्वालिटी ऑफ गुड्स पे भी इनका अपना नियंत्रण रहता था, भाई मिलावट वगैरह के ऊपर भी, कि ऐसा नहीं करना। तो ये मंडली समाज में रहते थे। 17th और 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि तीन तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे हिंदुस्तान में देखी गई। 17th सेंचुरी तीन तरह की इंडस्ट्री, 1718 में। रूरल कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि रूरल का मतलब होता है गांव का, कॉटेज मतलब घरेलू इंडस्ट्री, है ना, घर के अंदर उत्पादन हो रहा है। घर के अंदर किस तरह का उत्पादन होगा, भाई बुनकरी किया जाएगा, या फिर जो है पॉटरी, यानी कि कुम्हार जो है कुछ बनाएंगे पॉट वगैरह, या फिर बढ़ई का काम होगा। और ये डे टू डे चीजों को पैदा करते थे, जो रोजमर्रा चीजें हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं खेती बाड़ी वगैरह में गांव के अंदर, उन चीजों को ये लोग पैदा कर रहे हैं। ठीक है, ये रूरल कॉटेज इंडस्ट्री है। अर्बन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अर्बन यानी कि शहरी हो गया, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू इंडस्ट्री। यहां पे अलग अलग तरह के, वो घरेलू था लेकिन गांव का था, ये भी घरेलू है लेकिन शहर के अंदर। यहां पे बेहतरीन कपड़े बनाए जा रहे हैं नगर के लोगों के लिए, और ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है, पूरे परिवार के सदस्य मिलकर कर रहे हैं। और खास तौर से पॉसिबली कहां कर रहे हैं, एक रूम के अंदर कर रहे हैं, घर के अंदर। और जहां पे कि ये फैमिली रह रही है, तो फैमिली खुद ही अपना एक रूम में इस काम को मिलजुल कर रही है। ये अर्बन की बात हो गई। दो कैटेगरी हो गया। अब देखो यहाँ पे स्मॉल अर्बन फैक्ट्री, अब यहाँ पे देखो शहरी फैक्ट्री, या फिर कह सकते हो कि रॉयल कारखाना। रॉयल मतलब होता है शाही कारखाना। ये वो चीजें बना रहे हैं जो चीजें महंगी है, लग्जरी है, ऐशो आराम की चीजें हैं, है ना। यानी कि बेहतरीन कपड़े बना रहे हैं, सिल्क के कपड़े बना रहे हैं। चिंट्स किसको बोलते हैं, सॉरी, चिंट्स बोलते हैं छपा हुआ कपड़ा, मुस्लिम मलमल का कपड़ा, या फिर ज्वेलरी वगैरह ये बना रहे हैं। हाथी के दांत से बनी चीजें बना रहे हैं। किसके लिए, शाही लोगों के लिए बनाया जा रहा है, या फिर वर्ल्ड मार्केट के लिए बनाया जा रहा है, दुनिया के दूसरे कोनों में भेजने के लिए बनाया जा रहा है, दूसरे देशों के लिए। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अब किस तरह से देखो यहाँ पे डिक्लाइन होना, यानी कि खत्म होना, धीरे धीरे अंत होगा जो पारंपरिक तौर पे हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है और जो व्यापार है उसका, है ना। हैंडीक्राफ्ट मैंने समझाया था, जो हाथ से कारीगरी करके चीजें बनाई जाती हैं वो। अब चीजें तो यहाँ पे बदल रही थी, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था यूरोप के अंदर। ठीक है, तो जो हिंदुस्तानी इंडस्ट्रीज थी हिंदुस्तान की, अपने देश की, वो धीरे धीरे अब उनका अंत होने लगा था, गिरावट उनमें आने लगी थी 19th सेंचुरी के अंदर। इंजॉय कर रहा था इंडिया कितना, 17.6% ऑफ द वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन 1830। देखो कितना लिखा हुआ है, 1830 में कितना परसेंट था इंडिया के इंडस्ट्री का, पूरी दुनिया में 17.6%। ब्रिटेन का शेयर उस समय कितना था, सिर्फ और सिर्फ 9.5% था वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जो चीजें मतलब उत्पादन होती हैं दुनिया के पैमाने पे। तो देखो इंडिया का परसेंटेज कितना ज्यादा है, किससे, ब्रिटेन से। लेकिन 1900 में क्या हुआ कि इंडिया का जो शेयर है वो डिक्लाइन हो गया, कितना हो गया, डिक्लाइन होके 1.7% पे आ गया। जबकि जो ब्रिटेन है उसका शेयर 9.5 से बढ़कर
6 के करीब हो गया, जस्ट डबल हो गया। और इसके लिए बहुत सारी वजह हैं जो जिम्मेदार हैं इस डिक्लाइन के लिए। कौन से डिक्लाइन के लिए? जो इंडियन इंडस्ट्रियल जो डिक्लाइन हुआ है उसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है। देखो जैसे अब यहाँ पे बात करो, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो जो ब्रिटिश का टेक्सटाइल है यानी कि जो कपड़े वगैरह की प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे बेहतर हुई, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। क्वांटिटी में क्यों इंप्रूव होगी? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, कम वक्त में ज्यादा चीजें मिलेंगी और वो भी सस्ते दामों पे, क्योंकि आदमी कम लगेंगे, क्योंकि अब आधुनिकीकरण आ गया, मशीनरी चीजें बन रही हैं। फैक्ट्री गुड्स caused decline in world textile prices, making production in India increasingly uneconomic। मतलब क्या है इसका? देखो फैक्ट्री की जो चीजें बन के निकलेंगी वो काफी सस्ते दामों पे होंगी, क्योंकि एक ही दिन में बहुत सारी चीजें बन के निकल आएंगी। तो इसीलिए क्या हो रहा था कि दुनिया में जो कॉटन का जो कीमत था, कपड़े की जो कीमत थी वो गिरने लगी, कम होने लगी। और जब कीमत ज्यादा गिरने लगेगी तो हिंदुस्तान के अंदर क्या होगा? अनइकोनॉमिक, यानी कि अब वो फायदेमंद नहीं होगा कपड़ों का बनाना। क्यों फायदेमंद नहीं होगा? क्योंकि भाई क्वालिटी में भी अब ये इंप्रूव कर गए, क्वांटिटी में भी इंप्रूव कर गए। अब जो कपड़े बनाने में दिन भर लगा रहे हैं, जो इनकी लागत लग रही है वो ज्यादा महंगी है, और जो फैक्ट्री के कपड़े हैं वो काफी सस्ते हैं। तो फैक्ट्री के कपड़े और ये जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाले कपड़े हैं वो दोनों अगर सामने रखे जाएं तो जाहिर सी बात है इंसान कौन सा लेना चाहेगा? जो कपड़े सस्ते होंगे, और क्वालिटी भी इनकी अब तो इंप्रूव हो चुकी है थोड़ी बहुत। तो इसीलिए जो है अब इनके लिए ये फायदेमंद नहीं रहा हिंदुस्तान के अंदर कपड़ों का बनाना घरेलू व्यवस्था के साथ। तो इंडियन मार्केट जो है पूरा का पूरा भर गया किसके साथ? सस्ते कपड़ों के साथ, जो कि मशीन से बने हुए कपड़े आने लगे ब्रिटेन से। इंडिया के जो बुनकर हैं अब इनके साथ ये कम्पीट नहीं कर पाए, यानी कि प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, अपनी चीजों को उतना सस्ता नहीं कर पाए, उतना बेहतर नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि मशीन से भाई वो कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अब खेताई जुताई ही ले लो, एक ट्रैक्टर जो है कि 1 बीघा खेत जो है 1 घंटे में जोत के चला जाता है, और वहीं 4 से 10 लोग भी रहेंगे तो 2-4 घंटे का वक्त लग जाएगा। तो ये अब कॉम्पीट करना मुश्किल था बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज से। तो ब्रिटेन ने पहले क्या किया? हिंदुस्तान का जो है एक्सपोर्ट मार्केट, उसके ऊपर जो है कब्जा कर लिया। भाई अब कोई चीज जो है जा ही नहीं रही है, कहां पे? ब्रिटेन में नहीं जा रही है बिकने के लिए। और इवेंचुअली आखिरकार क्या हुआ? उसका ज्यादातर डोमेस्टिक मार्केट भी छीन लिया। डोमेस्टिक मार्केट कैसे छीन लिया? ब्रिटेन वाले चीप यानी सस्ता कपड़ा हिंदुस्तान के अंदर पूरा भर कर रख दिए। अब लोग क्या कर रहे हैं? उन सस्ते कपड़ों को खरीद रहे हैं, उनको प्रीफर कर रहे हैं। तो इस तरह से इनका घरेलू मार्केट भी खत्म हो गया। बाहर का तो खत्म हुआ एक्सपोर्ट, और ये जो अपने यहाँ का मार्केट थोड़ा बहुत बचा था वो भी बर्बाद हो गया। 1720 में प्रेशर में आके, ठीक है, प्रेशर किसको दिया गया? ब्रिटिश सरकार को प्रेशर दिया गया मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। क्यों प्रेशर दिया गया? क्योंकि हिंदुस्तानी कपड़े जो है काफी बेहतरीन थे। तो इसलिए जो ब्रिटिश सरकार है उसने एक कानून बनाया कि भाई प्रतिबंध लगा दो। प्रोहिबिट करना मतलब प्रतिबंध लगाना, रोक दो इंडियन प्रोडक्ट्स को इंग्लैंड के अंदर। क्यों रोक दो? क्योंकि यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा है। अगर इंडिया से कपड़े आएंगे तो लोग उसको तरजीह देंगे, उसको खरीदेंगे, तो यहाँ के मैन्युफैक्चरर बर्बाद हो रहे हैं उसकी वजह से। तो ब्रिटिश जब जीत गए बैटल ऑफ प्लेसी में 1757 में, तो यहाँ बैटल ऑफ प्लेसी में जीतने के बाद एक बदलाव आ गया कंपनी के जो है व्यापारिक रिश्तों में, है ना, जो उसका व्यापारिक रिश्ता था इंडिया के साथ उसमें बदलाव आ गया इस जीत के बाद। अब कंपनी क्या कर रही है? इस्तेमाल कर रही है अपना राजनीतिक शक्ति कि डिस्ट्रॉय कर दे पूरे पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को और व्यापार को बर्बाद करेगी। तभी तो इनकी मार्केट जो है, इनका इंडस्ट्री जो है फलेगा फूलेगा। क्यों? क्योंकि ये इंग्लैंड की तरक्की चाह रहे थे। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या कर रहे थे? कोयर्स करना मतलब मजबूर करना। ये मजबूर कर रहे थे बुनकर को बंगाल के कि अपने सामान तुम कम से कम कीमत में बेचोगे, है ना, चाहे तुमको कितना भी नुकसान सहना पड़े, तुमको बहुत कम कीमत में बेचना होगा। मजबूर किया जा रहा था, कोई और ऑप्शन नहीं। इसके अलावा मजबूर किया गया हिंदुस्तानी बुनकर को कि जो भी कच्चा सामान तुमको खरीदना है वो तुम कंपनी के अधिकारियों से ही खरीदोगे, कहीं और से तुमको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है।
खरीदना भी उन्हीं से है, बेचना भी उन्हीं को है। खरीदना उनकी मर्जी की कीमत पे और तुम्हें बेचना भी जो है उनकी मर्जी की कीमत पे है। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार है वो पूरी की पूरी दृढ़ निश्चय वो हो गई थी, एकदम उसने इरादा कर लिया था पक्का कि हम अपने मशीन वाली इंडस्ट्री जो ब्रिटेन में बढ़ रही है इसको पूरी तरह से सुरक्षित करेंगे। यानी जितनी ज्यादा पैदावार होगी हम उसके लिए मार्केट क्रिएट करेंगे, मार्केट बनाएंगे और चीजों को फैलाएंगे, जिसका प्रोडक्ट जो है अभी भी इंडियन गुड्स के मुकाबले में कहीं कमतर ही था। तो लेकिन इन लोगों ने क्या सोच लिया था कि नहीं, मशीन के प्रोडक्ट्स को हमारे यहाँ जो उत्पादन हो रहा उसको बढ़ाना है, तो इसलिए हिंदुस्तान को खोखला करना पड़ेगा। इसकी वजह से जो ब्रिटिश सरकार है उसने क्या किया, ढेर सारा हैवी ड्यूटी लगा दिया किसके ऊपर, हिंदुस्तान के कपड़ों के ऊपर जो इंग्लैंड जा रहे हैं। यानी हिंदुस्तान से कोई कपड़ा इंग्लैंड जाएगा बिकने के लिए तो उसके ऊपर ढेर सारी ड्यूटीज इन्होंने लगा दी। अब ढेर सारी टैक्सेस लग जाएंगे तो लोगों को फायदा कम होगा, हिंदुस्तानियों को। अच्छा, ब्रिटिश जो है इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या चीज, रॉ कॉटन, कच्चा कॉटन और सिल्क, जो है अर्जेंटली चाह रहा था किसके लिए, ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए एकदम जरूरत थी। ब्रिटिश इंडस्ट्री क्या चाह रही थी कि भाई हमको ये सारी चीजें चाहिए, तो इसीलिए ये ब्रिटिश क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। यहां से जो है कच्चा कॉटन जाता था और सिल्क जाता था वहां की इंडस्ट्रीज के लिए, फिर वहां की इंडस्ट्रीज फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के इधर ही वापस भेजती थी। कंपनी कहीं पर भी प्रोमोट नहीं कर रही है, प्रचार नहीं कर रही है, कोशिश नहीं कर रही है कि भाई विकास किया जाए हिंदुस्तान के अंदर भी इंडस्ट्रीज का। वो चाहते तो हिंदुस्तान के अंदर भी इंडस्ट्रीज लगा सकते थे, लेकिन कहां, वो नहीं चाहेंगे ना कभी कि जो हमारे यहां तरक्की मिल रही है वो हिंदुस्तान को मिले। फर्दर जैसे जैसे जो है ब्रिटिश राइज करने लगे, ये जो डिक्लाइन वाला प्रोसेस है, जो गिरावट है ना, जो पावर के अंदर आई और स्टेटस के अंदर आई हिंदुस्तानी शासकों के अंदर, वो भी शुरू हो चुकी थी। भाई जैसे जैसे वो पावर में बढ़ रहे थे वैसे वैसे तुमने देखा कैसे मराठों को, कैसे मुगलों को, सबको ये हराते चले गए। तो 10 अब यहाँ पे क्या हुआ कि डिमांड डोमेस्टिक लग्जरी गुड्स के लिए इंडियन रॉयल्टी ऑल्सो रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। अब कोई जो है बादशाह या रूलर जो है बहुत ज्यादा अब यहाँ पे बचे नहीं हैं, उनकी ताकत नहीं बची है, तो इसीलिए जो डोमेस्टिक लग्जरी गुड्स हैं यानी घरेलू महंगी चीजों के लिए जो इंडियन शाही लोग मंगा रहे थे, राजा महाराजा, वो भी धीरे धीरे इसका भी डिमांड खत्म हो गया था। भाई ये देखा ना आपने कि कैसे जो है कि ब्रिटिश पावर में आ रहे थे और कैसे मुगल दौर डिक्लाइन कर रहा था, कैसे मराठाओं बाद में डिक्लाइन किए, एट लास्ट काफी ज्यादा जो है हिम्मत से लड़ते हुए। तो ये जो डिक्लाइन हुआ पारंपरिक डायनेस्टीज का, पारंपरिक ट्रेडिशनल जो पुरानी डायनेस्टीज चली आ रही थी, उनका जो डिक्लाइन हुआ यहाँ पे साम्राज्य का, तो जो क्राफ्ट पर्सन यानी कारीगर लोग हैं उनको शाही सहायता नहीं मिल रहा है। पहले क्या था, बादशाह सहायता देता था, है ना, जैसे कि गौतम बुद्ध के जमाने में भी, चाहे लॉर्ड महावीरा के जमाने में धर्म प्रचार के लिए हो, चाहे किसी चीज के लिए हो, बादशाह क्या करते थे, इजाजत देते थे। जो रूलर्स थे, जो शासक थे, वो कहते थे कि भाई ये चीज इस्तेमाल कर लो, ये चीज ले जाओ, इनको ये दे दो, वो दे दो। तो ये जो शाही सहायता राजाओं से मिल रही थी कारीगरों को, वो खत्म हो गई। तो ब्रिटिश रूल अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बदल रहा है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और बना रहा है इसको कैसा, सप्लायर बना रहा है किस चीज का, रॉ मटेरियल का, एंड अ मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। मतलब यहां से हिंदुस्तान से कच्ची चीजें भेजी जाएंगी ब्रिटेन को, और ब्रिटेन जो है अपने यहाँ इंडस्ट्री में डाल के फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगा और वो चीजें वापस आके हिंदुस्तान में ही लोगों को बेची जाएंगी। तो इस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई। ड्रेन ऑफ वेल्थ, देखो ये थ्योरी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। ब्रिटिश रूल जो इंडिया में है वो बिल्कुल जो है सूट की, मतलब होता है मुनासिब होना, अच्छी हुई किसके लिए, ब्रिटिश के अर्थव्यवस्था के लिए और ब्रिटिश के इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बेहतर थी। ब्रिटिश रूल जो इंडिया में आया वो उनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया। हिंदुस्तान के अंदर जो खजाना था, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, जो भी जो है कीमती चीजें होती हैं, पेड़ पौधे वनस्पति, सब चीज संसाधन में आते हैं, रिसोर्सेज में। तो ये सारी चीजें अब भेजी जा रही हैं ब्रिटेन को, जिसके लिए इंडिया को कोई भी अच्छी खासी आर्थिक
जो है बदले में आर्थिक मदद नहीं मिल रही थी। एडिक्वेट इकोनॉमिक रिटर्न यानी जो कच्ची चीजें यहां से भेजी जा रही, संसाधन भेजे जा रहे हैं, उसके बदले में कोई फायदे की चीज इनको नहीं मिल रही, कोई रिटर्न नहीं। और ये जो रवैया था, वो इसी रवैये को, इसी ट्रेंड को क्या कहा गया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, है ना, कि इंडिया से क्या हो रहा है, सारे के सारे खजाने क्या हो रहे हैं, खाली किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, कहां को, इंग्लैंड को। बड़ा हिस्सा पूरे खजाने का जिस पे कब्जा था ब्रिटिश का, है ना, फ्रॉम इंडिया, वो किस फॉर्म में जा रहा है, देखो टैक्सेस के फॉर्म में जा रहा है। जितने भी हिंदुस्तानी टैक्स दे रहे हैं वो कहां जा रहा है, ब्रिटेन को जा रहा है। और इनकम वगैरह जो हो रहा है वो भी खर्च नहीं किया जा रहा हिंदुस्तान के लोगों के कल्याण के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि ये सारे पैसे कहाँ से भेजे जा रहे हैं, डाक द्वारा रिमिटेड, मतलब डाक द्वारा, उस समय तो यही रहा होगा, उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक मनी तो थी नहीं, तो ये रिमिटेड ये है, जा रहे हैं कहाँ पे, ब्रिटेन को जा रहे हैं, देयर होम कंट्री। जैसा मैंने बताया कि जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ से जो सैलरी मिल रही है हिंदुस्तान से, वो कहाँ जाएगी, बाहर को जाएगी, तो बाहर जा रही है। दादा भाई नेहरू ये एक जो है राष्ट्रवादी नेता है, राष्ट्रवादी या राष्ट्र की सोच रखने वाले नेता है, और काफी अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमी के बारे में जानकारी भी है। इन्होंने सामने रखी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को अपनी किताब के अंदर। कौन सी किताब है, किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गरीबी और अन ब्रिटिश यानी कि अन्यायपूर्ण जो है शासन, किसका, ब्रिटिशर्स का। इन्होंने शुरू अपनी किताब में बताया, इसमें दिखा कि आंतरिक फैक्टर यहां पे जिम्मेदार नहीं है, इंडिया के अंदर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, इंडिया के अंदर कोई वजह नहीं है जो जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हो गरीबी के लिए हिंदुस्तान के, बल्कि ये किसका नतीजा है, ब्रिटिश शासन का नतीजा है हिंदुस्तान के अंदर, जिसने क्या किया है, बिल्कुल संगठित तरीके से पूरे के पूरे जो खजाने हैं, संसाधन है, उसको खाली किया है और लेकर गए हैं कहां, ब्रिटेन को। तो हिंदुस्तान में ऐसी कोई वजह नहीं थी, हिंदुस्तान तो फल फूल रहा था, अच्छा था, लेकिन ये इनका जो शासन है इसने ऐसा कुछ किया। तो ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, ये आगे इसकी व्याख्या की गई और इसको विकसित किया गया और बेहतर लिखा गया किसके द्वारा, आरसी दत्त के द्वारा भी अपनी किताब में, और इनकी किताब थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बेस तो दादा भाई नेहरू जी ने ही दिया। तो इसी को एनालाइज करके इसकी व्याख्या और की गई किसके द्वारा, आरसी दत्त के द्वारा अपनी किताब में। तो देख सकते हो आप कि क्या कुछ कहा इन्होंने। हाँ, कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो शुरू होता है कब, वो बंगाल से शुरू होता है 1765 में, जब दीवानी मिल जाती है, जब कंपनी को दीवानी मिल गई थी बंगाल में, और यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा नियंत्रण रख लिया था, है ना, नियंत्रण बना लेना मतलब कंट्रोल इनको मिल गया था पूरे रेवेन्यू के ऊपर और रिसोर्सेस के ऊपर। रेवेन्यू यानी कि जो भी टैक्स कलेक्शन है उसके ऊपर इनको मिल गया था पूरा अधिकार, और यहाँ के जो संसाधन है उसके ऊपर। तो रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन हुआ, जैसे सिल्क है, जूट है, इंडिगो है और चाय पत्ती है, ये सब चीजें भेजी जा रही हैं कहाँ को, ब्रिटेन को भेजी जा रही है, क्योंकि ब्रिटेन में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, एक से एक फैक्ट्रीज, मशीनरीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, वैसे वैसे इसकी जरूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। कंपनी अब क्या करना शुरू कर दी, खरीदना शुरू कर दी इंडियन गुड्स को, कहां से, बंगाल रेवेन्यू से। पहले क्या होता था ना, पहले हवाला आता था उधर से, मतलब सोने चांदी आते थे और उसके बदले में चीजें हिंदुस्तान से खरीदी जाती थी। अब क्या होने लगा, हिंदुस्तान के अंदर जब बंगाल में दीवानी मिल गई, तो बंगाल के अंदर जो रेवेन्यू हो रहा है यानी जो इनकम हो रहा है, उसे इनकम से अब यहां पे चीजें खरीदी जा रही हैं, हिंदुस्तान के ही पैसों से हिंदुस्तान में चीजें खरीद के भेजी जा रही हैं ब्रिटेन को, और एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो ये चीज यहां पे किस तरह से देखी जा सकती है, केम टू बी नोन एज इन्वेस्टमेंट। क्या किया जा रहा है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ये सब कुछ भेजा जा रहा है ब्रिटेन को। 1765 से 1770 तक कंपनी कितना एक्सपोर्ट की, 4 मिलियन पाउंड एक्सपोर्ट की, यानी कि 33% नेट रेवेन्यू का, जो कि बंगाल का है। अब ये सोचो, ये बहुत बड़ी रकम है। क्यों बहुत बड़ी रकम है भाई, कुछ भी खर्चा नहीं कर रहे हो, जितना रेवेन्यू हुआ उसका 33% तो तुमने डायरेक्टली एक्सपोर्ट ही कर दिया, लोगों के कल्याण के लिए तुम क्या ही करोगे। तो इतनी ज्यादा रकम भेजी जा रही है। इसके अलावा
जो बड़ा हिस्सा है सैलरीज का, वो मैंने बताया रेमिटेड वगैरह सब भेजा जा रहा है, और जो इनकम हो रहा है कंपनी के अधिकारियों का, और जो अधिकारियों को तोहफे दिए जा रहे हैं, जो उनको घूस दी जा रही है व्यापारियों को, ये सब भी कहां जा रहा है? ये सब भी पहुंच रहा है सबका सब इंग्लैंड। अच्छा, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में। अब इसके बाद देखो एक और चीज आएगी कि ये आप शिक्षित भी करेंगे हिंदुस्तानियों को, और ऐसा नहीं है कि शिक्षित करेंगे हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान की जो है तरक्की के लिए, बल्कि अपने फायदे के लिए। देखो यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस करेंगे मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी। मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने की वजह भी देखना क्या है। ब्रिटिश हिंदुस्तान के अंदर आए थे व्यापार करने वाला एक ग्रुप बनकर, लेकिन आखिरकार जब उन्होंने पूरा नियंत्रण लिया, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, कब्जा किया यहाँ के शासन के ऊपर देश के, तो इन्होंने महसूस किया कि भाई बहुत ज्यादा जरूरत है, एक्यूट नीड है किसकी? क्लर्क की जरूरत है, ताकि रिकॉर्ड वगैरह यहाँ पे मेंटेन करे, फाइलिंग वगैरह कर सके। तो ऐसे लोगों की हमको हिंदुस्तान के अंदर जरूरत है, और ऐसे लोगों को इंग्लैंड से लेके आना विएबल प्रोपोजिशन नहीं दिख रहा है। प्रोपोजिशन, विएबल प्रोपोजिशन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं लग रहा है लाइकली टू सक्सीड, कि भाई कोई फायदे का सौदा नहीं है। ये चीज करना कि इंग्लैंड से लोगों को बुलाना फाइलिंग के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, चीजों को लिखने पढ़ने और वो खाता बही करने के लिए, ये चीज जो है फायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पोजीशन है, इन पोजीशन पे लोगों को पैसे बहुत कम दिए जाने हैं। तो इसीलिए ब्रिटिश ने डिसाइड किया, और ब्रिटेन से कोई आदमी यहां नहीं आएगा इन मामूली से कामों को करने के लिए, वो भी कम पैसे पे। तो ब्रिटिश ने क्या डिसाइड किया कि चलो भाई अंग्रेजी व्यवस्था पढ़ाई लिखाई की यहाँ पे हम लोग लागू कर देते हैं हिंदुस्तान में। अगर अंग्रेजी व्यवस्था आ जाएगी, लोग पढ़ना लिखना जान जाएंगे, तो ये हमारा काम करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले, प्रायर का मतलब होता है पहले, जब इनका दखल नहीं था, ब्रिटिश जब यहाँ पे अंग्रेज यहाँ नहीं आए थे, तो जो शिक्षा थी हिंदुस्तान के अंदर, वो धार्मिक शिक्षा चल रही थी। और ये जो शिक्षा थी पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड, मतलब रुकी हुई थी, किस तक रुकी हुई थी? अपर क्लास तक रुकी हुई थी। मतलब सिर्फ जो ऊपरी वर्ग के लोग हैं, अपर क्लास है, सिर्फ वही शिक्षा पा सकता है। लोअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए ये चीजें नहीं थी। एलिमेंट्री एजुकेशन हर जगह तुमने सुना होगा। ये एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि सामान्य अध्ययन, ये जो है कहां तक सीमित था? पाठशाला तक सीमित था, और मकतब जो मुस्लिम्स में होता है वहां तक ये सीमित था। अगर आपको हायर एजुकेशन चाहिए तो यहाँ पे टोल्स थे और मदरसास थे। मदरसा जैसे कि मुस्लिम्स के मदरसे होते हैं जहां बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ जो है रिलीजियस चीजें पढ़ते हैं, और वैसे ही टोल्स हुआ करते थे। टोल्स किसको बोलते हैं? ये वो जगह होती है जहां पे कि संस्कृत शिक्षा को, बहुत ज्यादा संस्कृत शिक्षा पे फोकस किया जाता है। वैसे ही मदरसास होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा जो है उर्दू पे, अरेबिक पे, इस पे फोकस किया जाता है, जो रिलीजियस पढ़ाई होती है उसको। तो टॉल समझ के संस्कृत के लिए, मदरसा मुस्लिम्स के लिए। चार्टर एक्ट आया 1813 का। अब ये चार्टर एक्ट क्या है 1813 का? ये एक तरह का कानून है, और ये पहला कदम है किसकी तरफ? इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे पश्चिमी सब जो है शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा। भाई ये देश पश्चिम की तरफ से पड़ता है, इसीलिए पश्चिमी शिक्षा इसको कहते हैं। तो ये पश्चिमी शिक्षा जो है इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई, और इसने दिशा निर्देश किया, है ना, कि देखो ऐसा करना वैसा करना। तो डायरेक्ट किया कंपनी को कि तुमको 1 लाख रुपया जो है यहाँ पे खर्च करना है हिंदुस्तानियों को पढ़ाने लिखाने के लिए। कौन रूल कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही है। हाउएवर ये जो पैसा है, ये अभी मिला नहीं कंपनी को 1823 तक। अब पैसा नहीं मिला, उसकी के लिए क्या वजह है वो भी देखो। यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आया। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव आ जाना, सोच ना मिलना। अब ये टकराव किस चीज पे था? टकराव इस बात को सवाल करता है कि जो कंटेंट होगा, यानी जो पढ़ाई लिखाई होगी, और जो मीडियम होगा, यानी जिसके थ्रू बच्चे जो है पढ़ेंगे, वो मीडियम यानी लैंग्वेज की बात कर रहा है, उसके ऊपर यहाँ पे टकराव आया कि जो किताबें होंगी वो किस तरह से होंगी और किस लैंग्वेज में ये लोग पढ़ेंगे। तो जो चार्टर था, उस चार्टर ने, यानी ये जो चार्टर एक्ट दो हमने देखा 1813 वाला, उसने ये नहीं बताया कि जो एजुकेशन है वो सबको देना है या कुछ को देना है, ये भी चीज उसमें नहीं लिखी है। और साथ ही साथ क्या कुछ पढ़ाना है और किस
लैंग्वेज में पढ़ाना है। अब यहाँ पे दो ग्रुप पैदा हो गए, ओरिएंटलिस्ट और यहाँ पे एंजलिसिस्ट। अब ये इतनी बड़ी अंग्रेजी तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनका मतलब क्या है ये समझ जाओ बस। दो ग्रुप हैं ये, एक ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्ट। तो एक जो है ओरिएंट मतलब पारंपरिक वाले, ये दो ग्रुप यहाँ पे आ गए अलग अलग अपनी राय रख के। और ये दोनों की अलग राय है किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर। किस डायरेक्शन, दिशा निर्देश के ऊपर, कि हिंदुस्तान के अंदर पढ़ाई लिखाई किस तरह से होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो ओरिएंटलिस्ट है इनकी सोच क्या है ये देखो, एडवोकेटेड मतलब इनकी सोच, जो इन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान का लिटरेचर है ना, और जो पढ़ाई लिखाई है वो किसके थ्रू हो, क्लासिकल और वर्नाकुलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, यानी हिंदी में हो, है ना। जैसे संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन, सॉरी हिंदी नहीं, क्या बोल रहा है, लोकल लैंग्वेज में हो, संस्कृत में, अरेबिक में और पर्शियन लैंग्वेजेस में हो। ये किसकी सोच है, ओरिएंटलिस्ट, परंपरावादी के सोच है कि पढ़ाई लिखाई करवानी है तो इन्हीं के लैंग्वेजेस में करवाओ। इसके अलावा एंजलिस्ट, अरे जो भी है एंग्लिसिस्ट या एंजलिसिस्ट, या फिर कह सकते हो, देखो यहाँ पे हो गया ना, इतना भयानक नाम दिया या लिख दिया इंग्लिश पार्टी। दूसरी पार्टी जो अंग्रेजों की पार्टी है, ये क्या कह रही है कि भाई फैलाओ, प्रचार प्रसार कराओ पश्चिमी शिक्षा का, और किस मीडियम में, अंग्रेजी में पढ़ाओ इनको। लॉर्ड मैकले जो है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट थे इस ग्रुप के, यानी इस ग्रुप को सहारा देने वाले, यानी कि भाई यही चीज होनी चाहिए। अब मैकलेज मिनट क्या है, अब यहाँ पे देखो, ये मैकले मिनट क्या है, ये एक तरह का एक डॉक्यूमेंट है। क्या है ये मैकले मिनट, एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट मतलब होता है दस्तावेज, और इसको डिलीवर किया था मैकले ने ही, और डिलीवर कब किया था, 2 फरवरी 1835, 1835, 2 फरवरी 1835 को इन्होंने ये यहाँ पे रखा था। देखो यहाँ पे डेट रखा हुआ है, ठीक है, 2 फरवरी 1835 को। कंट्रोवर्सी, अब यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी का मतलब हो रहा है विवाद जो चल रहा है ओरिएंटलिस्ट और एंजलिसिस्ट में, वो सेटल किया किसने, मैकले मिनट ने। यानी इन्होंने जो दस्तावेज रखा उसी दस्तावेज के हिसाब से हुआ। मैकले मिनट क्या कह रहा है, कह रहा है कि पश्चिमी शिक्षा दी जाए, वेस्टर्न साइंसेस और साहित्य, लिटरेचर साहित्य दिया जाए इंग्लिश मीडियम के थ्रू। प्रोपोनेंट तो थे ही, तो क्या कह रहे हैं भाई अंग्रेजी माध्यम से दो। मैकले का जो सिस्टम था एजुकेशन का, उसको सपोर्ट मिला किसका, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक का। इनका जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उनका समर्थन मिला कि नहीं भाई सही कह रहा है, अंग्रेजी माध्यम में ही इनको पढ़ाओ। मैकले मिनट क्या कह रहा है, ये जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट, ये बुनियाद बना किसके लिए, बदलाव के लिए। जो बदलाव लाया गया अंग्रेजी माध्यम में, है ना, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के तहत जो बदलाव आया, उस बदलाव का माध्यम कौन है, मैकले मिनट है। मैकले ने जो अपना दस्तावेज दिया था, डॉक्यूमेंट दी थी, उसमें उसके हिसाब से सब कुछ बदला गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, अंग्रेजी माध्यम वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए और कॉलेजेस बनाए। 1844 में इंग्लिश को क्या कर दिया गया, आधिकारिक लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज। गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान कर दिया कि जो भी हिंदुस्तानी एजुकेट हो रहा है ब्रिटेन के, ब्रिटिश स्कूल में, अंग्रेजों के स्कूल में, उसको हम सरकारी नौकरी में रखेंगे। भाई इसीलिए तो पढ़ा ही रहे थे तुम, ऐलान करने की क्या जरूरत है, पढ़ाई इसीलिए रहे हो ना कि ताकि काम करवा सको। अच्छा, इसके अलावा है वुड्स डिस्पैच। जैसे मैकले मिनट एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज था, एक रिपोर्ट थी, वैसे ही वुड्स डिस्पैच भी एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, रिपोर्ट है। तो इन सब नामों से डरना नहीं है, ठीक है। और ये कब आया, ये आया आपका 1854 में। चार्ल्स वुड की बात करें, ये जो प्रेसिडेंट है कंपनी बोर्ड के, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कंपनी के ऊपर जो है ये बोर्ड मेंबर हैं, जो नियंत्रण रखते हैं, उनके ये एक प्रेसिडेंट है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिस्पेल्ड डिस्पैच और ऑफिशियल रिपोर्ट, तो यहाँ पे डिस्पेल्ड डिस्पैच को छोड़ के तुम बस इतना समझो ऑफिशियल रिपोर्ट थी, बनाई, एक रिपोर्ट बनाई। अब रिपोर्ट क्या बनाई, रिपोर्ट बनाकर दिया किसको, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को दिया। अब इनको दिया 1854 में इन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर, और इसमें जो है आउटलाइन किया, आउटलाइन करना मतलब दिखाना, दर्शाया, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव विस्तार से पूरा प्लान इन्होंने
उसके अंदर रखा कि किस तरह से पढ़ाई लिखाई शिक्षा को हिंदुस्तान में फैलाया जाए। इस बात के ऊपर पूरा जोर था और इसमें जो प्रोविजन दिए गए वुड्स के डिस्पैच में वो क्या क्या प्रावधान दिए गए, भाई नियम कानून क्या तरीके तौर तरीके होने चाहिए, रूल्स, वो यहाँ पे देखो। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा वाला डिपार्टमेंट बनाइए हर एक प्रांत के अंदर, जितने प्रांत है सब प्रांत में बनाइए। यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालय बनाइए, कहां पे, बड़े बड़े शहरों में बनाइए, बॉम्बे में बना दीजिए, कलकत्ता में बना दीजिए और मद्रास में बना दीजिए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाइए, है ना, क्या करने के लिए, शिक्षा को फैलाने के लिए। एक एटलीस्ट कम से कम एक सरकारी स्कूल हर एक जिले में बनाइए और जो हिंदुस्तान के नेटिव्स हैं, नेटिव्स मतलब यहीं के पैदा हुए यहीं के वाशिंदे हैं, इनको आप ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग दीजिए किस लैंग्वेज में, इनके लोकल लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में इनको ट्रेनिंग दी जाए, है ना, ताकि ये बेहतर तरीके से मीडिएट कर सकें। अब यहाँ पे जो प्रावधान है, सॉरी, प्रोविजन का मतलब ये जो प्रावधान है एक सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन के लिए कि किस तरह से प्राइमरी लेवल से, प्राथमिक से यूनिवर्सिटी लेवल तक बच्चे को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, वो सब वुड्स डिस्पैच में यहाँ पे मेंशन था। यही चीज तो यहाँ पे उन्होंने दी थी, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया था। गवर्नमेंट हमेशा क्या करे, सपोर्ट करे शिक्षा को, औरतों के लिए भी प्रोविजन यहाँ पे बनाया गया, ग्रांट इन एड फॉर प्राइवेट स्कूल एफिलिएटेड टू द गवर्नमेंट, जो निजी स्कूल हैं और जो जुड़े हुए हैं सरकार से, उनको अनुदान भी दिया जाए, मतलब सहायता की जाए पैसे वैसे से, ताकि वो आगे शिक्षा फैला सकें। डिस्पैच ने मांगा, कंपनी से का सवाल किया, टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लो जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी, एजुकेशन ऑफ मासेस, यानी हर एक के शिक्षा की जिम्मेदारी, एज पर द डायरेक्शन, जिस तरह से डिस्पैच ने कहा था। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बनाया गया, इंस्टीट्यूटेड का मतलब होता है स्थापित किया गया सारे प्रांतों में, यूनिवर्सिटीज भी बनाई गई 1857 में, 1857 में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, जिस तरह से उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया था उस हिसाब से काम भी किया गया। पर्पस क्या था पश्चिमी एजुकेशन का, वो मैंने आपको पहले ही बताया, भाई काम करवाना है हिंदुस्तानियों से। प्राइमरी रीजन क्या है इनकी शिक्षा के लिए वेस्टर्न एजुकेशन का, इकोनोमाइज द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन करने में जो पैसा लग रहा है प्रशासनिक काम में, वो पैसा कम किया जा सके। भाई इंग्लैंड से कितने लोग आएंगे यहाँ पे, इन्हीं के लोगों से काम करवाओ। पश्चिमी शिक्षा जो इंडियंस ले रहे हैं वो क्या करेंगे, वो सबऑर्डिनेट पोजीशन पे उनको रखा जा सकता है, सबऑर्डिनेट पोजीशन यानी कि लोअर पोस्ट पे रखा जा सकता है, वो भी कम कीमत पे। अच्छा, अब ये जब अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी जो है व्यवस्था वाले ही पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो हिंदुस्तानी अपने आप को रिलेट कर पाएंगे ज्यादा बेहतर, किस तरीके में, ब्रिटिश के तरीके में, और उनके तरीकों की तरह ये अपना कंडक्ट यानी अपना काम भी करेंगे। शिक्षा न सिर्फ इनको हमको समझने में, मतलब अंग्रेजों को समझने में मदद करेगी, बल्कि उनकी तरह ये कार्य भी करेंगे, ये तो सोच है। तो फाइनली जो पश्चिमी शिक्षा है, उम्मीद की गई है, एक्सपेक्टेड टू इनकलकेट, इनकलकेट करना मतलब होता है मन में बिठाना, कि पश्चिमी शिक्षा मन में बैठा देगी एक रिस्पेक्ट, कि आदर करेंगे हिंदुस्तानी पीपल किसका, ब्रिटिश रूल का, और इसका महिमा गान करेंगे, है ना, इनके कॉन्क्वेस्ट का, कह रहे भाई बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तानियों के ऊपर कब्जा किया, और इनके प्रशासन की। लेकिन ऐसा होना नहीं है ना, ये एक्सपेक्ट किया गया था कि इनके मन में हमारे प्रति सम्मान, अंग्रेजों के प्रति सम्मान होगा, साथ ही साथ ये सम्मान क्यों होगा, क्योंकि ब्रिटिश रूल, क्योंकि ये महिमा गान करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का ऑफ इंडिया, इस चीज का महिमा गान करेंगे, और इनके शासन का, कह रहे बहुत अच्छे से जो है कि ये लोग शासन वासन कर रहे हैं, कर थोड़ी रहे हैं। तो फॉर द ब्रिटिश ये जो पश्चिमी शिक्षा है वो क्या था, एक तरीका है कि जिससे ये अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे, अपनी राजनीतिक अधिकार को हिंदुस्तान के अंदर, मतलब लोग शिक्षा पाएंगे तो इनकी सोच भी कैसी हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट उनकी तरह हो जाएगी।
उनसे मिलती जुलती। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक पूरा शिक्षा व्यवस्था बनाया ताकि एकल्चरेशन हो इंडियंस का। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये होता है रूपांतरण, यानी कि जो इंडियंस हैं वो अपनी परंपरा के साथ साथ जो ब्रिटेन है उसकी भी परंपरा को जो है सीखते हुए जो है यहाँ पे फर्दर आगे बढ़े। तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो, एकल्चरेशन ऑफ इंडियंस टू यूरोपियन एटीट्यूड्स, यानी कि जो यूरोप का कल्चर वगैरह है उस रवैये को भी अपनाएंगे इंग्लिश के टीचिंग के थ्रू। तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बदलेंगे ये, ठीक है, रूपांतरण होगा इनका, ठीक है, अपनी परंपरा अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ यूरोपियन कल्चर को भी ये जो है सांस्कृतिक रूपांतरण, मतलब कि उसको भी ये समझेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन यहां पे कुछ कमजोरियां भी थी इस शिक्षा व्यवस्था में। ब्रिटिश ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया मासेस के एजुकेशन को, जबकि ये बात कही गई थी। तो शिक्षा यहां अभी भी हर किसी के लिए नहीं है, जिसकी वजह से बाद में क्या हुआ, बहुत बड़ा गैप आ गया। एक एजुकेटेड पीपल का एक अलग ही क्लास हो गया जो कि अपर क्लास का है, और दूसरा मासेस का जो लोअर क्लास के लोग हैं, इनके बीच में बहुत बड़ा क्या आ गया, फासला आ गया। भाई जो पढ़ने के योग्य पढ़ पा रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनका क्या ही होना है। 94% पीपल जो है वो अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं। कब तक, 1911 तक, और 92% 1921 तक। देखो यहाँ पे 10 सालों के अंदर सिर्फ 2% लोग ही पढ़ पाए, दिख रहा है। तो ये चीज जो है बहुत बड़ी खामी है। इट वॉज मोस्टली द एफ्लुएंट, एफ्लुएंट किसको कहते हैं, जो अपर क्लास होता है, जिसको पूरा अधिकार था, मोनोपोली का अधिकार था हायर एजुकेशन की तरफ, है ना। सिर्फ वही थे जो शिक्षा दीक्षा जो है ले पा रहे थे, बाकी हर किसी का नहीं था। अच्छा, यहां पे एक बहुत बड़ा गैप आ गया इन अर्ली एजुकेशन वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ गर्ल फॉर विच नो फंड वॉज एलोकेटेड। भाई औरतों की शिक्षा के लिए कोई फंड वगैरह नहीं दिया गया। इसके अलावा ये जो इफेक्ट था पश्चिमी शिक्षा का, डायरेक्टली जो फेवर कर रहा था ब्रिटिश को, इनडायरेक्टली प्रूफ किया बेनिफिशियल हिंदुस्तानियों को भी, क्योंकि इस शिक्षा से हिंदुस्तानियों को भी महसूस हुआ कि हाँ भाई हम गलत हाथों में पड़े हुए हैं। तो इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्योंकि यहाँ पे 1854 तक तो एटलीस्ट पूरा कंप्लीट हो ही चुका है, जो कि वुड्स डिस्पैच में हम लोगों ने देखा कि वो तारीख आ चुकी थी। तो इसके बाद जो चैप्टर है वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।